कभी आपको अगर इनवाइट आया शार्क टैंक इंडिया से? आई हैव नॉट सीन अ सिंगल एपिसोड ऑफ शार्क टैंक। अगर वो उनको इन्वेस्टर लाना होगा तो उनको मेरे जैसा व्यक्ति हर सेक्टर को समझता हो, मेरा नंबर उसमें जरूर आएगा। कोई एक ऐसा लोएस्ट पॉइंट था आपकी लाइफ का जब आपको लगा हो कि महावीर अब अपन से नहीं हो पाएगा? पिताजी से नहीं बनती थी, फिर मेरे भाई की डेथ हो गई, सडनली मेरी माँ का देहांत हो गया, सो मुझे अमेरिका में सब छोड़ के इंडिया आना पड़ा। अपने 7-8 साल का महावीर जो था उससे मिलते? स्कूल के महावीर से मिलता तो मैं बोलता कि तुमने डर के कारण अपनी स्कूल की ज़िंदगी खराब कर दी। आज से 50 साल बाद जब लोग महावीर प्रताप शर्मा का नाम ले तो आप कैसे चाहते हैं कि लोग आपको कैसे याद रखें? हाय एवरीवन, वेलकम टू व्यापार कैटलिस्ट। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि टुडे वी हैव समवन हु इज़ नॉट जस्ट बिल्डिंग बिजनेस बट जिन्होंने पूरा की पूरा इकोसिस्टम बनाया। Someone who is a Thai Global chairperson, someone who started building ecosystem in Rajasthan, Gujarat and Pan-India, someone who has mentored hundreds of founders with his venture called Swisheen Venture, and someone who is an inspirational personality for all of us, Mahavir Pratap Sharma. But today, we are not going to just talk about Mahavir Pratap Sharma, उनके रोल्स, उनके टाइटल्स जिनकी वजह से उन्हें दुनिया जानती है, बट वो एक जर्नी जिसने उन्हें आज महावीर प्रताप शर्मा बनाया। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ मेकिंग ऑफ महावीर प्रताप शर्मा। थैंक यू सो मच महावीर सर फॉर बीइंग विद अस टुडे। वी आर वेरी एक्साइटेड एंड आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर योर जर्नी टुडे। Sir, welcome to the podcast. Thank you. Thank you so much for your time for coming today. Absolutely. We all know you as a mentor, as an investor, as a chairperson of TAI, as a founder of multiple ventures. But I want to know how you, how Mahavir Pratap Sharma was made. Journey before you entered into entrepreneurship. Young Mahavir, how was he? He was curious, or he was intelligent, or he was mischief? How exactly he was? So I'm telling my own self is not a easy task. Talking about my own self is not an easy task. I think I was very timid. I was very coy. I was very introvert. Did not have much confidence in speaking or dealing with people. But within me, I had a lot of desire to learn, a lot of energy that I wanted to explode. But I did not have the confidence to be what I can express now. So I had a lot of built up energy, desire to learn and desire to grow and compete with everyone out there. But I did not have the confidence. As a school going child, gradually in college, I started to get some confidence because going from an English medium school, going to a college where there were a handful of English speaking college students, it improved my confidence. But I think the real confidence started when I left the country and went to the US, and I was a nobody there and no one was judging me. And that's when I acquired a lot of confidence, energy, communication skills, and ability to show the world who I am. Always good in studies, a little above average, not very excellent, not mediocre, a little above mediocre, and that's about it. आपको लगता है कि इसमें कहीं आपके पेरेंट्स का, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का कोई ऐसा रोल था कि उन्होंने बहुत स्टार्टिंग जर्नी के अंदर ही आपके अंदर? नहीं, माय पेरेंट्स का रोल था। आई थिंक मेरे पिताजी और माता बड़े क्लियर थे। उस जमाने में 70 और 80 के दशक में कि इंग्लिश स्कूल में जाना ज़रूरी है, बिकॉज एक अच्छी एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंट मानते थे। मेरे फादर सिविल सर्विसेज में थी। आफ्टर द आर्मी माय मदर, जो मेरी मदर थी वो एजुकेशनिस्ट थी, वो गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल थी। सो एजुकेशन उनके लिए बहुत अहम थी। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल, अच्छे स्कूल में, देश के अच्छे से स्कूल में हमको डाला गया। तो उनका तो योगदान है ही है, क्योंकि स्कूल की एजुकेशन के बिना, कम्युनिकेशन के बिना, पढ़ने और समझने की काबिलियत के बिना आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। उसके अलावा मैंने अपनी माँ को एज एन एंटरप्रेन्योर जर्नी करते हुए देखा, तो उनमें जो आत्मविश्वास, जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स थी, मुझे लग रहा है उनको बिना
मैंने ऑब्ज़र्व की और उनसे काफ़ी कुछ सीखा। और अब जब मैं अपने आप को देखता हूँ, अपने बारे में सोचता हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ उनका रूपरेखा मिलती है। डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, हार्ड वर्क, ये सब चीज़ें मुझे फादर से मिली, क्योंकि वो मिलिट्री में थे, सिविल सर्विसेज थे, काफ़ी पंचुअल थे, वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन थे, तो उनको ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई। तो आई थिंक दोनों के मिश्रण से मुझे अच्छी आदतें मिली और एक कॉन्फिडेंस और नॉलेज मिली। काफ़ी सारे लोग जयपुर में आपको कारपेट मैन के नाम से भी जानते हैं एंड अगर हम स्टूडेंट साइड पर आए या स्टार्टअप साइड पर आए तो लोग आपको एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ टाई ग्लोबल चेयरमैन जानते हैं। तो इन दोनों में से पहले कौन सी जर्नी चालू हुई थी और कब दूसरी वाली ने? सो मेरी माँ ने स्टार्टेड कारपेट का बिज़नेस शुरू किया था और स्कूल कॉलेज के बाद मैं पूरे रूप से उसमें ही जाना चाहता था। लेकिन मुझे विदेश जाने का मौका मिला और वहाँ पे कारपेट इम्पोर्टर के लिए काम करने का मेरे लगा कि मेरे को जो ट्रेनिंग कॉलेज में नहीं मिल पाई वो मुझे ट्रेनिंग एक व्यापार के नाते मिलनी चाहिए। तो मैंने उस इम्पोर्टर के यहाँ पे काम किया, उसमें स्टेक लिया, वहीं पे ही 6 साल में अमेरिका में रहा। तो कारपेट की जर्नी मेरी पहले शुरू हुई। वापस आके इंडिया आके मैंने कारपेट के काम को ही बढ़ाया। कारपेट का काम आज भी बखूबी कर रहे हैं और वही चलता रहता है। लेकिन मैंने देखा कि एक हद के ऊपर किसी भी कारपेट के, हैंडीक्राफ्ट के, ज्वेलरी के बिज़नेस को आप वर्टिकली ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो नए व्यापार, नई जगह पे भी काम करना चाहिए। और जो ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक मार्केट, ज़मीन, गोल्ड, ये काफ़ी पैसिव इन्वेस्टमेंट है और इससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कई एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड करता है। तो मुझे लगा स्टार्टअप्स ही एक ऐसी जर्नी है, क्योंकि मेरे में एंटरप्रेन्योरशिप का जज्बा भी है, नॉलेज भी है, मार्केटिंग और ब्रांडिंग की नॉलेज है, कॉमन सेंस है, देश विदेश का तजुर्बा है 20 साल का। तो मुझे लगता है कि मुझे यंग एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर करना चाहिए। और फिर जब मेंटरिंग करते करते मुझे लगा कि इनको कुछ पैसे भी इन्वेस्ट करने चाहिए अगेंस्ट एक्विटी, और इससे मेरे को कई हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी। 10, 20, 25, 50 कंपनी में मैं इन्वेस्टर होऊंगा तो मुझे मेहनत का फल और एग्जिट मिलेगा। तो मैंने उसके बाद व्यापार से हट के इन्वेस्टमेंट और ये सब शुरू किया। पर जैसे आज के टाइम पे हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, गूगल है, काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे स्टार्ट करें, इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करें। बट आई एम श्योर जब आपका टाइम होगा यू जस्ट हैव टू, मतलब हाउ यू। मैंने कभी भी ज़्यादा बुकिश नॉलेज अर्जित नहीं करी। आज भी मैं ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन या गूगल पे या चैट जीपीटी पे नहीं पढ़ता हूँ। मेरा मानना है कि एजुकेशन और सीखना एक कांस्टेंट है। ये आप कभी सिलेक्टिवली नहीं कर सकते, इसके बारे में पढ़ लो, उसके बारे में। आपको रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, आपको रोज़ कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हर तरह की नॉलेज और हर तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत अहम है। तो मैं पिछले कॉलेज के समय से ही मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था। तो वो जो पढ़ाई मैंने अलग अलग विभिन्न सब्जेक्ट्स पे पढ़ाई करी, वो नॉलेज और वो तजुर्बा और कई बार फेल होना और कई बार सक्सीड करना, जो मुझे उसने वो सिखाया, वही मैंने बच्चों को मेंटर करते टाइम सिखाया। और अपने तजुर्बे से कि इस धंधे में, इस व्यापार में, इस प्रोडक्ट में कैसे मार्केट को ग्रो किया जा सकता है, वो अपने तजुर्बे से सिखाया। मैंने कभी ना पहले किताबों से कोई अर्जित करी, ना आज मैं ऑनलाइन सीखता हूँ। जस्ट एक्सपीरियंस से मैंने जो मुझे सही लगा। और फिर क्या होता है कि जब आप लोगों को सिखा रहे होते हैं तो वो जो आर्ग्यूमेंट आती है, जो डिस्कशन होती है, जो डिबेट होती है, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आजकल के बच्चे, आजकल के नौजवान काफ़ी आपसे तर्क वितर्क, लॉजिकल तर्क वितर्क करते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलती है। और वो एक धंधे को, एक प्रोडक्ट को आप दूसरे प्रोडक्ट में अप्लाई कैसे करेंगे, वो कॉमन सेंस की बात है। तो आई थिंक मैं ओवर द ईयर्स पढ़ के, ओवर द ईयर्स लोगों से बातचीत करके, ओवर द ईयर्स विभिन्न व्यापारों को, विभिन्न लोगों को ऑब्जर्व करके, सक्सेस और फेलियर के थ्रू गुजर के मैंने जो भी सीखा वो सीखा और उसी को मैं आगे बांटता रहता हूँ। जैसे भी आपने अपने फेलियर के बारे में कहा, तो कोई एक ऐसा लोएस्ट पॉइंट था आपकी लाइफ का जब आपको लगा हो कि महावीर अब अपन से नहीं हो पाएगा, शायद दिस इज़ द एंड? कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। काफ़ी समय, एक बार नहीं कई बार हुआ है। मैं जब कॉलेज में था तो पिताजी से नहीं बनती थी, तो कारपेट का काम कैसे करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ तो नहीं चलेगा। मैं नौकरी करने गया, 1 महीना नौकरी करी, सेल्स हेड की, नॉर्थ इंडिया की। मुझसे नौकरी भी नहीं हुई।
तो मुझे लगा अब तो ये फंस गए, लेकिन भगवान ने राह दिखाई और अमेरिका का रास्ता खुल गया। मैं अमेरिका था, बहुत अच्छा व्यापार कर रहा था, बहुत खुश था। 6 साल हो गए थे, सडनली मेरी माँ का देहांत हो गया। सो मुझे अमेरिका में सब छोड़ छाड़ के बेच के इंडिया आना पड़ा। तब एक लो था, लेकिन फिर हमने व्यापार को, मेरे और मेरे भाई ने ग्रो किया, तो वो अच्छा जो अमेरिका से बेहतर इंडिया में व्यापार किया। फिर मेरे भाई की डेथ हो गई 4 साल बाद, तो वो भी एक लो था कि वो बनाता था कारपेट, वो क्रिएटिव था, वो डिज़ाइनर था, मैं क्या करूँगा, माल बनेगा नहीं तो बेचूंगा क्या। दैट वाज अनदर लो। तो मैंने ज्वेलरी शुरू किया, मैंने दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट किया, मैंने इवेंट्स का काम शुरू किया। तो वो क्या हुआ कि और इसके बाद भी हर 4-5 साल में कोई ना कोई चैलेंज आता है। आज भी चैलेंज है, कई धंधे बंद भी किए। सो वो हर चैलेंज से मैंने सीखा। लो पे मैंने कॉन्फिडेंस रखा, मेहनत करी, कुछ महीने शांति से फोकस करके उसको रीअलाइन किया, और भगवान की दया से और अच्छी विशेष और किस्मत से वापस ग्रो किया और वापस किया। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी आयाम या ऐसा कोई भी समय नहीं है जो आपको ये कहने को मजबूर कर दे कि अब इसके बाद कुछ नहीं होगा। वो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बुरा वक्त था, बंद किया, शुरू किया, चेंज किया, फिर खड़े हुए, नुकसान किया, फ़ायदा किया, लेकिन हमेशा खड़े रहे और अपने प्रिंसिपल से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो उसी कारण से मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, खड़ा हूँ। सर, आपने स्विशीन वेंचर्स भी स्टार्ट किया है अभी, जहाँ पर आप हंड्रेड्स ऑफ फाउंडर्स को मेंटोर करते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में भी बताएं। देखिए, आज एज एन एंजल इन्वेस्टर, एज अ टाई चार्टर मेंबर और एज स्विशन वेंचर्स, मेरा हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो हमारे पूरे देश भर के जो यंग एनर्जेटिक यूथ स्टार्टअप्स हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज है, उनमें सक्षमता बहुत है, उनको खाली एक दिशा देने की ज़रूरत है, और वो दिशा तजुर्बे से आती है। और वो तजुर्बा जो 1980 या 1990 या 2000 के दशक में था, वो बदलता रहता है। वो सेम चीज़ को आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो आप जब तक उनके साथ ढल के आज के ज़माने के अनुसार सोच के उनको राह नहीं दिखाएंगे, तब तक वो नहीं होगा। तो स्विशन वेंचर्स भी उसी में एक आयाम है। और इसका ज्ञान तो फ्री में बढ़ता है। हम लोगों को चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जब आप ज्ञान दो और वो ज्ञान का अनुसरण करता है जो बच्चा, और उसके बाद आप उस पर पैसे लगाओ, देन यू फील कि आपने जो ज्ञान दिया, आप यू आर बेटिंग ऑन द पर्सन दैट यू हैव इन्वेस्टेड योर टाइम एंड एनर्जी ऑन। तो मेंटरिंग का जो नेक्स्ट स्टेप है, वो पैसा इन्वेस्ट करना है। आपने सिर्फ ज्ञान दिया और कुछ नहीं किया या एडवाइजरी ले ली, आई थिंक दैट इज़ बीइंग वेरी वेरी सेल्फिश, और वो आप अपनी एक सक्षमता को बेच रहे हो, एंड आई डोंट लाइक दैट। सो आई थिंक इफ़ आई डोंट इन्वेस्ट अलॉन्ग विद मेंटरिंग, it is pointless, because yes, you can mentor, you can help and advise people and go on, but if it's on a recurring basis, हर महीने, हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने, तो बहुत ज़रूरी है कि आपका भी स्किन इन द गेम होना चाहिए। तभी आपके ज्ञान की वो वैल्यू करेगा। वरना आप बाहर से ज्ञान दोगे, आपको दुख नहीं है, डूब जाएगा तो दुख नहीं है, जीतेगा तो खुशी नहीं है। तो वो चीज़ जो है, उस कारण से मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। उसी के रूप में उसको एक फॉर्मलाइज करने का जो तरीका है, वो स्विशन वेंचर्स के थ्रू, फंड के थ्रू किया मैंने। जैसे एक बहुत पॉपुलर फेज़ आ रहा है आजकल, स्पेशली वेंचर्स और एक्सेलरेटर्स के लिए, कि दे आर मेकिंग मनी फ्रॉम, लाइक दे आर मेकिंग मोर मनी फ्रॉम बिजनेस देन मेकिंग मनी फॉर बिजनेस। मतलब वो जो फाउंडर्स होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, रेदर दैन वो उसके अंदर इन्वेस्ट करें। देयर आर एक्सेलरेटर्स जो पहले आपसे पैसे ले लेते हैं। जो भी आदमी या जो भी संस्था, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो इंक्यूबेशन सेंटर हो, चाहे वो एक्सेलरेटर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज हो, अगर वो बिना किसी को सही ज्ञान, सही एनवायरनमेंट, सही विकल्प, सही हार्डवेयर दिए बिना अगर एडवाइजरी लेता है या इक्विटी लेता है और पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है, या वैल्यूएशन कम पे पैसे इन्वेस्ट करता है, तो वो एक मॉरली सही नहीं है। आप कभी भी अगर हर जगह कहेंगे कि मैं मान लीजिए 2% एडवाइजरी लूँगा, जब हर कंपनी की वैल्यूएशन एक नहीं है, कोई 1 करोड़ की वैल्यूएशन में, कोई 10 की वैल्यूएशन में, कोई 25 की वैल्यूएशन पे है, तो आप सब जगह 2% कैसे देखते हैं? आपका समय तो कीमत उतनी है, आपका इंक्यूबेशन सेंटर का महीने तो उतने ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा उतना ही है। तो आपका जो परसेंटेज है वो निर्धारित होना चाहिए कि उसकी वैल्यूएशन क्या है। आपको फिक्स्ड वैल्यू 25 लाख का मेरा, आप कैसे डिसाइड करते हैं? मैं जैसे भी डिसाइड करता हूँ, अगर
मैं उस पहली बात तो मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट या एडवाइज ही नहीं करता हूँ जिसमें मैं कुछ योगदान नहीं दे सकता. आज मेरे पास मेडिकल साइंसेस की या डीप टेक की कोई कंपनी आएगी, उनको टेक्नोलॉजी एडवाइस चाहिए, मेरे पास है ही नहीं, वो मेरे पास काबिलियत ही नहीं है, तो उसमें मैं एडवाइजरी लेके नहीं लूँगा. लेकिन अगर प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी और सर्विस सही है और उसको मार्केट तक कैसे लेके जाना है, कम दाम में कैसे ग्रो करना है, या मैं योगदान दे सकता हूँ क्योंकि मैंने उसका तजुर्बा है, तो मैं उसमें एक वैल्यूएशन निर्धारित करता हूँ. उसकी वैल्यूएशन जो मेरे लिए फेयर है उनके लिए फिर उस पर निर्धारित करके और फिर उसको मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ. लेकिन मान लीजिए वो इन्वेस्टमेंट जो है या जो वैल्यूएशन है वो बाजार भाव से कम है, तो फिर उस बाजार भाव से जो भी प्रो रेटा बेसिस पे मुझे स्वेट या एडवाइजरी मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे नाम की, मेरे तजुर्बे की, मेरे बोर्ड पे होने की कोई कीमत है, तो वो कीमत उस पर. लेकिन जो भी होता है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है, पहले डिस्क्लोज करने से होता है. हर जगह पे एक फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, सब कंपनियों को अलग अलग से देखा जाता है. जैसे हमारी ऑडियंस में बहुत सारे CXOs हैं और फाउंडर्स हैं जो अपना एंजल इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो भी चालू कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग कितना पैसा होना चाहिए जब आप इस पूरी जर्नी में जा रहे हो? आपके टोटल सेविंग्स का कितना परसेंटेज आपको एज अ एंजल इन्वेस्टर ऐसा कोई अमाउंट निर्धारित नहीं है, प्रोडक्ट पे और सर्विस पे डिपेंड करता है. मान लीजिए कोई D2C ब्रांड है, तो बात उसके बनाने की या उसके स्टॉक रखने की नहीं है, वो तो सब गणित लगा लेते हैं, क्योंकि आपको बनाने के लिए सोर्स मिल जाएगा, आपको बनाने वेयर हाउस के लिए उधार मिल जाएगा, स्टॉक रखने के लिए. मेन खर्चा है मार्केटिंग का, मेन खर्चा है दुनिया को बताने के लिए कि आपका प्रोडक्ट बेहतर है, आपका प्रोडक्ट सस्ता है. तो क्या होता है कि जो आपको कम से कम हमेशा 1 साल से 18 महीने का रनवे चाहिए. तो अगर आपको 5 लाख रुपए महीना मार्केटिंग पे स्पेंड करना है, तो आपको कम से कम 18 महीने के हिसाब से वो पैसे 90 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए. ठीक है, आप पहले पैसा रेज कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है. आप नहीं कर पाओगे तो कम से कम 18 महीने हर व्यापार को देना ज़रूरी है, अगर प्रोडक्ट और प्राइस और सप्लाई और क्वालिटी सही है. तो मेरे हिसाब से 18 महीने का रनवे हमेशा ही रखना चाहिए. 18 महीने की सैलरीज, 18 महीने का रेंट, 18 महीने का मार्केटिंग, ये अगर आपके पास है इतना पैसा चाहिए. अगर किसी को 5 लाख चाहिए तो 5 लाख है, किसी को 5 करोड़ चाहिए तो 5 करोड़ है. तो वो पैसा आपके पास नहीं है, या फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास नहीं है, या आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप इतना रेज कर लेंगे, उसके बिना 4-6 महीने का समय और पैसा बर्बाद करके और फिर पैसा ना रेज कर बंद करना बहुत ही निराशाजनक होता है और पैसे के हिसाब से भी नुकसानदायक होता है. तो इसलिए मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगा. सोच समझ के ही. बहुत अच्छी जर्नी है, बहुत ग्रोथ है, बहुत उम्मीदें हैं मुझे स्टार्टअप इकोसिस्टम से, लेकिन उतनी ही चैलेंजिंग भी है. फंड रेजिंग बहुत है, बट फंड रेजिंग नहीं भी है. सर, जैसे बाकी सब लोग तो बिजनेसेस बना रहे हैं, पर आप ये पूरा इकोसिस्टम जो है आज वो बना रहे हैं. यू स्टार्टेड विद टाई ऑल्सो, एंड आपने टाई को ग्लोबल लेवल पर भी लीड किया. तो थ्रू आउट दिस जर्नी बिकमिंग अ मेंबर ऑफ टाई टू द ग्लोबल लेवल चेयरपर्सन, आपकी जर्नी कैसे रही? मतलब व्हाट वाज द ऑब्स्टिकल्स? टाई वाज बिकमिंग अ मेंबर वाज एन एक्सीडेंट. मुझे बोला गया कि आपको मेंबर बनना है एज अ कारपेट एक्सपोर्टर. मैं मेंबर बन गया. मुझे लगा टाई से मेरा कोई रिश्ता आता है नहीं, टेक्नोलॉजी मेरे को आती नहीं है, सिलिकॉन वैली में मेरा कोई काम नहीं है, वहाँ मेरे कारपेट बिकेंगे नहीं. तो फिर भी मैं मेंबर बना रहा. 5 साल में मेंबर रहा. इधर उधर की बातें कभी कभी चलता था मीटिंग में, कभी नहीं. लेकिन 5 साल बाद, 6 साल बाद मुझे प्रेसिडेंट बना दिया गया. मैं प्रेसिडेंट बन गया चैप्टर का. तभी भी मुझे समझ नहीं आया. लेकिन उसी मेरी प्रेसिडेंटशिप के दौरान मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था टाई के लिए क्या करना है और क्या कर सकते हैं. फिर हमारे पास एक मौका आया कि जयपुर को टाई ग्लोबल की रिट्रीट करनी थी, और वो हमारे पास आया कि जयपुर भी एक ऑप्शन है. तो उस जयपुर ऑप्शन में फिर मुझे लगा ये तो काम में, क्योंकि मेरा इवेंट का एक्सपीरियंस है, होटल का एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग कर सकते हैं. तो मैंने फिर वो जब जिम्मा अपने ऊपर लिया, और जब टाई ग्लोबल रिट्रीट यहाँ पे जयपुर में 2009 में जब हुई, तब जो भी बड़े बड़े दिग्गज थे सिलिकॉन वैली के, दिल्ली के, बम्बई के, दुबई, सिंगापुर के, वो जब आए और मैंने उनकी जर्नी सुनी कि मैं 15-20 साल से कारपेट का काम कर रहा हूँ और मैं 10 करोड़ 12 करोड़ का टर्नओवर पहुँचा हूँ, ये 5 साल 4 साल 10 साल 8 साल से कर रहे हैं और 100 करोड़ 200 करोड़ का. तो मैंने कहा यार, मैं अपना समय 8 से 12 घंटे काम करता हूँ, फिर भी मैं इतना ही कर पाता हूँ. ये लोग, टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है. तो टाई ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी. और 11-12 में उसके बाद मैं जब ग्लोबल बोर्ड पे आया, मैं और लोगों से मिला, टाई के इवेंट अटेंड करने शुरू किए, टेक्नोलॉजी को समझा, एंजल इन्वेस्टमेंट को समझा. कुछ लोगों के कहने पे मैं एंजल इन्वेस्टर बना,
राजस्थान एंजल्स लॉन्च किया हम 3 जनों ने, तब मुझे लगा कि इसमें ही फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी में ही फ्यूचर है। आप टेक्नोलॉजी बन तो नहीं सकते कॉलेज जाके, लेकिन आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना योगदान एक एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप में टेक्नोलॉजी का या प्रोडक्ट का बनाने का है, उतना ही योगदान उसको बेचने का है। तो इसलिए बेचना आपको आता है, ब्रांडिंग आपको आती है, और तजुर्बा आपको दुनिया देश का और विदेश का है। तो वो चीज़ के कारण से मैं फिर इसमें एंजल इन्वेस्ट, तो टाई ने मेरी ज़िंदगी फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, रिटेलर से एक एंजल इन्वेस्टर इन मल्टीपल कंपनीज, इन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज, ज़िंदगी बदल दी। तो टाइज रोल इन माई चेंज ऑफ लाइफ इज़ वेरी वेरी ह्यूज, एंड आई स्टिल एक्नॉलेज इट एवरी टाइम आई एम ऑन स्टेज। पर सर, जब भी आप टाई पे मतलब ग्लोबल लेवल पर थे, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप देखते थे कि ये सिलिकॉन वैली का एंटरप्रेन्योर कर रहा है, पर ये जयपुर का एंटरप्रेन्योर नहीं कर रहा है। ये था और ये अभी भी है। मैं जब जाता हूँ देश विदेश में, तो हिंदुस्तान कुछ पहले हम 10 साल 15 साल पीछे थे, अभी भी हम 2-3 साल पीछे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, बट हम वी आर कैचिंग अप। हमारी जो ग्रोथ की स्पीड है वो दुनिया की ग्रोथ की स्पीड से ज़्यादा है। तो जिस रेट से वो बढ़ रहे हैं, हम कई ज़्यादा रेट से बढ़ रहे हैं। तो कुछ 2-3 साल में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, हिंदुस्तान की जो इनोवेशंस हैं, वो ग्लोबल लेवल की होंगी। वी आर ऑलमोस्ट देयर। इसको आने में 10-15 साल लग गए। जब हम 14-15 में थे तो हम 15-20 साल पीछे थे सिलिकॉन वैली, बॉस्टन, बर्लिन, लंदन से। आज हम मात्र 2-3 साल पीछे हैं। तो हमने वी हैव कॉट अप, वी विल बी डूइंग मच मोर एंड मच बेटर, एंड आई थिंक आने वाले 2-1 साल में आप देखेंगे इंडिया से काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आएंगे। सर, कभी आपको ऐसा लगा कि जैसे पिछले 3-4 सालों से शार्क टैंक का बहुत ज़्यादा एक एनवायरनमेंट आ गया है, एंड फाउंडर्स को ऐसा लगता है कि अब वो आपके पास आए हैं तो अब बस आप चेक साइन कर कर भेजेंगे। ऐसे कई सारे लोग आपके पास सुशीन वेंचर्स के लिए भी आते ही होंगे। तो आपको लगता है कि एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है फाउंडर्स का कि मैं आया हूँ, तो वो चिड़चिड़े हो जाते हो कि नहीं मुझे फंडिंग चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक शार्क टैंक और अन्य शो जो आ रहे हैं या आए थे, उन्होंने ये दिखा दिया कि स्टार्टअप में शुरुआत करने में और एंटरप्रेन्योर होने में कोई शर्म की बात नहीं है। माता पिता को जो एक भय था कि दुकान लेके बैठो तो व्यापार होता है, या फैक्ट्री लगाओ तो व्यापार होता है, या नौकरी करो तो पैसा आता है, वो एक माइंडसेट चेंज हो गया है कि एक खाली आइडिया पे भी पैसा कमाया और अर्जित किया जा सकता है। लेकिन स्टार्टअप्स की तादाद भी बढ़ गई। आज हमारे देश में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हैं, लेकिन फंडिंग सबकी नहीं हो पाती, ये सबको मालूम है। बहुत ही 10% स्टार्टअप्स की फंडिंग होती है, उसमें सिर्फ 10% ही सक्सेसफुल होते हैं। तो लोगों को आइडिया है कि आसान है, संभव है, लेकिन बिल्कुल आसान है और सड़क पे पड़े हुए पैसे नहीं हैं। तो लोग आते हैं उम्मीद से कि पैसे उनको मिलने चाहिए, आते हैं इस उम्मीद से कि उनका प्रोडक्ट, उनकी सर्विस, उनकी कंपनी बहुत ही बेहतर है, कोई और कर नहीं सकता है। लेकिन जब वो हमारे जैसे रियलिस्टिक इन्वेस्टर के पास आते हैं या मेंटरिंग के लिए आते हैं, तो जो पारदर्शिता से जो चीज़ उनको बतानी चाहिए वो हम बताते हैं, बिकॉज अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। तो वो उसको चेंज करते हैं, उसको बंद करके नए आइडिया के साथ आते हैं। हाथों हाथ शायद नहीं होते हैं, बट फिर भी जिद और वो लेवल तक नहीं पहुंचते हैं। पहुंचते भी है तो उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि एक तो अपने औलाद से प्यार होना अपनी बात है, लेकिन मेरी औलाद सबसे सुंदर है वो आपको तो नज़र आती है, लेकिन दुनिया को जब तक नज़र नहीं आएगी तो उसको नहीं माना जाएगा। तो वो एक जो बिजनेस से मोह हो जाता है, उससे थोड़ा डिटैच होकर व्यापार होता है। अगर आप इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से, तो आपको उसमें कमी नज़र नहीं आएगी। तो आप कभी कमी नहीं आएगी तो इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो पर्दा हटा के उनको वो शीशा दिखाना हमारे लोगों का काम है एज मेंटर्स, और वो हम बखूबी दिखाते हैं। बिकॉज वही तभी मुझे सब लोग एकदम स्पष्ट और टू द पॉइंट बोलते हैं, बिकॉज मैं जो बात करता हूँ, मेरे को जो सही लगती है वो मैं बोलता हूँ। सही गलत बाद में पता लग चलता है, लेकिन ताकि मेरे को ये नहीं रहे कल को कि मैंने किसी को गलत गाइड किया। आपके अकॉर्डिंग ऐसी क्या मिस्टेक्स थी जो आपने अपने कारपेट बिजनेस में करी थी, जो आपको लगता है कि अब कोई अगर एक न्यू एंटरप्रेन्योर आ रहा है तो उसको नहीं करनी चाहिए? आई थिंक बहुत मिस्टेक्स थी। आई थिंक हमने जब व्यापार अच्छा होता है तो हम इनोवेशन बंद कर देते हैं, R&D बंद कर देते हैं कि हमारा क्या है, हम तो ग्रो कर रहे हैं हर साल।
तो हम क्या है कि जब तक इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन और R&D कांस्टेंट नहीं होगा, तब तक आपको आने वाले समय में कंपटीशन खा जाएगा. दैट वाज वन मिस्टेक दैट आई मेड, एंड दैट्स व्हाई माय कारपेट बिजनेस स्लो डाउन, बिकॉज हमने इनोवेशन उसमें रह गए कि ये तो हमारा चलता रहेगा. दूसरा गलती हम ये करते हैं कि हम सारे के सारे अपने एग्स एक ही बास्केट में डाल देते हैं. आप मान लीजिए कारपेट, मशीन मेड कारपेट आ जाते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसमें कारपेट का व्यापार ही खत्म हो जाता है, तो हमारे पास क्या है करने के लिए? ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा. इसलिए हमेशा 2-3 विकल्प रखने चाहिए पैसे कमाने के. मेरे पास जब 2007-8 में कारपेट ख़राब हुआ, बाई चांस ज्वेलरी और इवेंट्स का काम था, अगर नहीं होता तो मैं ज़ीरो हो जाता उस टाइम पे. तो एक वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो लर्निंग थी मैंने सीखी. तीसरा ये है कि कोई भी प्रोडक्ट में, चाहे वो कारपेट हो चाहे जो भी हो, अगर आप एक ही देश पे निर्भर करेंगे, आज मान लीजिए टैरिफ वॉर चल रहा है और आप अमेरिका ही आपके बाहर हैं, तो आपका एक्सपोर्ट बंद हो गया, तो अगेन आप लेबर को पैसा कैसे देंगे, खर्चेगा. तो इसलिए ये चीज़ें हैं. मेरा मानना है कि मल्टीपल बिजनेस होने चाहिए, मल्टीपल बायर होने चाहिए, रिटेल भी होना चाहिए, होलसेल भी होना चाहिए. आपको हमेशा हर प्रकार के इवेंचुअलिटी से के लिए तैयार रहना चाहिए. पर सर लोग कहते हैं कि 2 नाव में साथ में सवार नहीं होना चाहिए. 2 नाव में सवार नहीं होना चाहिए, लेकिन इसीलिए आपको टीम ऐसी होनी चाहिए, आपके पार्टनर्स विभिन्न नावों में ऐसे होने चाहिए कि जो आप खाली मार्केटिंग ब्रांडिंग कर रहे हो, आप खाली विजन हो. रोजमर्रा के काम और चप्पू चलाने का काम कोई और करना चाहिए. तो मेरी ज्वेलरी में कोई था, मेरे इवेंट में कोई है, मेरे कारपेट में कोई मैं लेके आ गया, तो वो चीज़ बिल्कुल सही है. अकेला आदमी नहीं कर सकता दोनों काम. तो मैंने एंजल इन्वेस्टर तो मैंने 2011 शुरू किया, बट मैंने पार्टनर और इक्विटी 2001-2 से शुरू करती थी. तो वो उनको उस टाइम ज़्यादा देता था इक्विटी, पैसे मैं लगाता था, काम वो करते थे. काम करने का मेरे पास ना तो समय, ना मैं 2 फैक्ट्री में हो सकता हूँ, ना मैं 2 स्थान पर हो सकता हूँ. तो वो जो चीज़ है, यू हैव टू बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड प्रूडेंट कि आपको 2 नाव में चलना है, तो वो नाव में चलाने वाला कोई और होना चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, फैक्ट्री में बैठना, दुकान पे बैठना, गल्ले, वो कोई और करेगा काम. आप वहाँ पे विजन हो, आप वहाँ पे मार्केटिंग हो, आप वहाँ पे फेस हो, आप वहाँ पे ब्रांडिंग हो, आप वहाँ पे इनोवेशन और R&D कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है. कोई एक ऐसी हैबिट जो आपने आपके बचपन से लेकर आज तक कभी नहीं बदली, मतलब आप हर सुबह उठकर या पूरे दिन भर में वो एक काम आप करते ही करते हैं? बचपन से मैं समय की पाबंदी मेरे को बहुत, मैं हमेशा समय का पाबंद हूँ. कभी भी मैं लेट नहीं होता हूँ. जो मैं समय सोचता हूँ उसी में पहुँचता हूँ. और अगर लेट हो भी रहा हूँ किसी कारणवश, ट्रैफिक या कोई और इमरजेंसी, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि सामने वाले को मैं बता दूँ, ताकि वो मेरा इंतज़ार ना करे, या उसको मालूम है कि 15 मिनट. क्योंकि क्या है कि हर आदमी के समय की कीमत होती है, और मैं नहीं चाहता हूँ, और ना मैं इंतज़ार कर सकता हूँ किसी का, ना मैं चाहता हूँ मेरा कोई इंतज़ार करे. तो वो मेरी एक बचपन की आदत है. कई आदतें, मेरे बचपन की कोई भी आदत मेरी बदली नहीं है. अच्छी आदत है. पर कभी आपको इस आदत की वजह से ऐसा नहीं लगा कि लोगों ने आपको रेबेलियस कहा हो? कि देखिए, रिबेल, मैं बताऊँ, दोनों बातों को, दो सवाल हैं आपके, 2 चीज़ों से तरह से जवाब दूंगा. लोगों ने मुझे इम्पेशेंट कहा, मुझे बहुत गुस्सा आता था. मैं जब अमेरिका से लौटा, तो जब मैं बैंक जाता था, तो मैं बैंक 10 बजे पहुंचता था, 10:15 का टाइम है, 10:15 पहुंचता था, तो पता लगता था 10:15 बजे बैंक वाले साहब आ रहे हैं. वो हर टेबल पर जाके पहले हाथ मिलाते थे, फिर उनकी चाय वाला 11 बजे बैंकिंग शुरू होती थी. मुझे बड़ा गुस्सा होता था कि अमेरिका में अगर 9 बजे का बैंक है तो 8:55 पे वो अपनी सीट पे बैठा होता था या बैठी होती थी, और 9 बजे खिड़की खुलती थी और काम शुरू होता था. हमारे इंडिया में कल्चर ही नहीं था. सर्दी हो तो वो 11:30 बजे के पहले शुरू नहीं होता था काम होना. मुझे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि मैं समय पहुंचता. कई पार्टियों में और डिनर में जाता था तो 8 बजे का टाइम है, मैं 8:15, ये सोच के कि सब लोग 8:15, कोई है ही नहीं. कई बार तो होस्ट ही नहीं होता था. तो गुस्सा मुझे आता था, इम्पेशेंट में था. लेकिन फिर मैं समझ गया कि इस व्यक्ति ने 8 बोला तो उसका मतलब 9 है, इसने 9 बोला तो उसका मतलब 12 है. वो मेरे को समझ में आ गया, और काम करने का तरीका और एज से मेलोडन होता है. रिबेल वाली जो बात आपने बोली, चाहे वो आप रिबेल हो, चाहे आप ज़िद्दी हो, चाहे आप गुस्से वाले हो, चाहे आप जो भी नेगेटिव है, उसको अगर नेगेटिव हैबिट को आप तरीके से चैनलाइज करोगे तो वो एक पॉजिटिव हैबिट होती है. अगर आप रिबेल करके किसी को मारते हो, पीटते हो या गाली देते हो, या दूसरे को के खिलाफ उसको नेगेटिव करके कम करने की कोशिश करते हो, वो रिबेलियन गलत है. आप रिबेल हो और उससे बेहतर करना चाहते हो, अपने आप को इम्प्रूव कर, एज ए रिबेल उसको फोर्स बनाते हो कि मैं बेहतर हूँ, मैं बेटर हूँ, या मुझ में ये कमी क्यों है, तो वो रिबेलियन की एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी. सो ऐसा नहीं है. इवन गुस्से को कंट्रोल करके कब कहाँ निकालना है और कैसे निकालना है, वो इम्पॉर्टेंट है.
गुस्सा करके हर जगह पे बिना सोच, तो इसलिए नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि किसी कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसमें नेगेटिव एनर्जी नहीं है। उसको चैनलाइज करके उसको सही तरीके से पॉजिटिव रूप में इस समाज में, इस दुनिया में अपने अंदर से लेके नहीं आएगा तो वो नेगेटिव एनर्जी उसी को ख़त्म कर देगी, उसी को खा जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव लर्नड दैट, एंड सो आई गेट एंग्री, आई एम अ रिबेल, आई एम स्टबर्न, बट if proved wrong, I will change also, and I admit that also within myself, and that is very important. आज आपकी लाइफ कैसी है, मतलब आफ्टर 40-45 years 50 years of learning, how you spend your day today? I mean, I think my life has not changed much. I think I give a lot of time to myself. I give a lot of time to my body. Myself, I give time to read. I give time for that. Don't talk to anyone. So my time is very important. I still read a lot. I try to learn as much as I can, whether it's newspapers, whether it's books, whether it's online. I'm still I don't do anything that I'm not passionate about. मैं कभी भी कोई काम नहीं लेता हूँ अपने जिम्मेवारी पे जिसके लिए मैं दिल से फील नहीं करता हूँ। तो मैं वही जिम्मेवारियाँ, वही काम लेता हूँ जिसके लिए मैं दिल से प्यार करता हूँ, सच्चे दिल से करता हूँ। आई डोंट टेक थिंग्स फॉर, मैं कभी सिर्फ पैसे कमाने के लिए कोई काम नहीं करता हूँ। मेरा दिल, दिमाग, शरीर उसमें पूरी तरह से डूबने लायक नहीं हो, मतलब वो चीज़ ऐसी नहीं होगी तो मैं नहीं करता हूँ। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी मच पार्ट। मैं समय पे खाना खाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं भूखा नहीं रहता हूँ। कुछ लोग उसको रूड बोलते हैं कि लेकिन क्या है कि मेरे को, आई लॉस्ट माई मदर एट अ यंग एज, आई लॉस्ट माई ब्रदर एट अ यंग एज, सो आई फील द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड बॉडी, गुड हेल्थ, eating at time, eating right, living a disciplined life will reduce the chances of you not living until. अगर आप अपना रूटीन शेयर कर पाए तो? मेरा रूटीन देखिए, सुबह जल्दी उठना, न्यूज़पेपर पढ़ना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, योगा, जिसकी जो एक्सरसाइज है, ब्रेकफास्ट टाइम पे करना, फिर जल्दी सुबह ही काम पे लग, सुबह का टाइम शांति होती है, फ़ोन नहीं बजते, जल्दी काम शुरू करता हूँ मैं। ईमेल्स हैं, कोई पेंडिंग वर्क है, कोई पढ़ना है, कोई रीडिंग करनी है, कोई जवाब देने है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट पढ़नी है। फिर मैं 2-4-5 घंटे दफ्तर में जो भी अपने काम है, व्यापार के, पैसे कमाने के, वो जो भी इंटरेक्शन है, चाहे टीम से है, चाहे स्टाफ से है, चाहे फैक्ट्री के मजदूर से है, वो करता हूँ। फिर मैं कुछ काम हमेशा समाज के लिए, चाहे वो टाई हो, चाहे वो एसोसिएशंस हो, कार्पेट की, जो भी हो, जो भी मैं जिम्मा ले लेता हूँ, 2-3 घंटे उसको ज़रूर देता हूँ। और फिर शाम को समय से घर जाके समय से खाना खा के जल्दी सोने की कोशिश करता हूँ, सुबह फिर जल्दी उठना है। और कोई हॉबीज़, जैसे काफ़ी सारे फाउंडर्स होते हैं, मैंने भी कल ही मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी यूएस का, उसमें उन्होंने बोला था कि इफ़ यू आर अ रियल फाउंडर दैट मीन्स यू आर हैविंग अ ज़ीरो हॉबीज़, दैट्स मेक यू अ रियल फाउंडर। पर मुझे वो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी, आई डोंट एग्री विद दैट। मुझे लोगों को मुझे दुख होता है जब कोई लोग ये बोलते हैं कि मैं 5 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा, 10 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा। अरे 10 साल का किसने, मैं आई लिव माई लाइफ एवरी सिंगल डे। मैं जितनी मेहनत करता हूँ, जितना काम करता हूँ, उतना ही हर रोज़ इन्जॉय करता हूँ। अगर मुझे शाम को पिक्चर देखनी है तो पिक्चर देखता हूँ, शाम को दोस्तों के साथ जाना है तो मैं इंतज़ार नहीं करता हूँ कि मैं संडे को जाऊँगा या मैं सैटरडे को जाऊँगा, मंडे से फ्राइडे नहीं करूँगा। मैं जो मेरी इच्छा होती है मैं रोज़ करता हूँ, पूरा काम करता हूँ, पूरा इन्जॉय करता हूँ। कोई भी चीज़ मुझसे ज़बरदस्ती कोई करवा नहीं सकता है। एंड आई थिंक आई लिव माई लाइफ एवरी डे। आई नेवर एवर रिग्रेट माई यस्टरडे। जो मैंने किया वो किया, आई नेवर रिग्रेट। आज से 50 साल बाद जब लोग महावीर प्रताप शर्मा का नाम ले, तो आप कैसे चाहते हैं कि लोग आपको कैसे याद रखें? That he was, I mean, I would like to be remembered as a person who did what he said and said what he could do. A man who stood by his word and did not have to run away from the world or responsibility. अगर आप एज अ इन्वेस्टर, एज अ फाउंडर, एज अ बिजनेसमैन नहीं होते, तो व्हाट वुड बी द ऑप्शन बी और प्लान बी of a young Mahavir at that age? I think I did want to go to the army. I loved the armed forces. I got selected in the exam. I passed the interview. There was a minor operation that I had to do in one of my toes. अगर मैं वो करवा लेता तो मैं आर्मी में होता. And I wanted to go to the army because I think the quality of life, the sacrifice, the physique and health, and the service to the nation is the best thing to do. But I decided not to get that operation done,
and so I did not go to the army. But I think if it was not for an entrepreneur, I would have been a army person, a sports person in the army. सर कभी आपने सोचा कि मुझे अपने ऊपर एक बुक लिख देनी चाहिए? सोचा नहीं, मैं लिखूंगा बुक. कब एक आएगी नहीं वो दो book? 3 बुक, एक नहीं 2 या 3 बुक लिखूंगा. कब आएगी वो books? आएगी, बहुत जल्दी आएगी. कुछ चीज़ों को, जो कहानियाँ हैं ना, उनको पूरा सर्कल होना बाकी है. वो सर्कल होगा तो कहानी ज़रूर आएगी. So sir, there was a statement which comes to us that a lot of people compare Swisheen Ventures with Shark Tank India. How you think that Swisheen is different or is it same? See, I've not seen a single episode of Shark Tank. ना Shark Tank India मैंने कभी आज तक देखा है, ना कभी मैंने Shark Tank America देखा है. एक शो आया था हॉर्सेस टेबल, उसमें मैं इन्वेस्टर था. वो Shark Tank की तरह था, इंडिया का पहला इन्वेस्टर शो था वो. कोविड के दौरान आया था. उस कंपनी में मैं इन्वेस्टर भी था, इन्वेस्टर हूँ भी अभी. उसमें जाके मेरे को जो सही लगता था स्टार्टअप के लिए वो मैंने किया. लेकिन मेरी हमेशा से ही स्टार्टअप्स को जब मैं इंटरोगेट करता हूँ या इंटरव्यू करता हूँ या सवाल जवाब करता हूँ, मैं बहुत रैपिड और बहुत जल्दी जल्दी करता हूँ. बिकॉज मुझे जो जानना होता है उसमें स्टार्टअप को सोचने का समय नहीं देता हूँ मैं. और मैं उसका जो इम्तिहान लेता हूँ कि उसको पूरी प्रोडक्ट की नॉलेज है कि नहीं, उसको पूरे कंपटीशन की नॉलेज है कि नहीं, उसको मार्केट का सिनेरियो आने वाले समय में क्या होने वाला है वो नॉलेज है कि नहीं, और इसको ये नॉलेज रटी रटाई है या किताबी है या वाकई ही है, वो जवाब सवाल जवाब में ही आता है. तो चाहे मैं हॉर्सेस टेबल शो पे था, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है शार्क टैंक में भी जो शार्क्स सवाल पूछते हैं वो यही आकलन करते हैं कि इस व्यक्ति में मैं पैसे लगाऊंगा, विल ही सक्सीड और विल ही फेल, डज ही हैव द कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज to do what he says or she says that he can do. So I think even in Swisheen Ventures, when I take why the name Swisheen is because Swish का मतलब है एकदम डिसीजन लेना. तो मैं ज़्यादा देर नहीं लगाता हूँ. या तो 1 मिनट में कहता हूँ मेरे लिए इन्वेस्टमेंट सही नहीं है, या वैल्यूएशन सही नहीं है, या ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं, या मैं कहता हूँ इसमें आगे बात करेंगे. मैं समय नहीं लगाता हूँ. इनिशियल डिसीजन में बड़ा क्विक लेता हूँ. गलत और सही वक्त बताएगा, लेकिन मेरा वो आकलन के कारण. और शार्क टैंक में ऑन द शो आपको 15 मिनट या 20 मिनट में डिसाइड करना है कि ये इन्वेस्टेबल है कि नहीं, कि इसको 50 लाख दूं कि 5 लाख दूं, कि वैल्यूएशन क्या हो. वो चीज़ के कारण, उस फुर्ती के कारण वो लोग कंपैरिजन करते हैं, और जो गलत नहीं है. मैं आज भी यही करता हूँ. जैसे ही मैं कोई स्टार्टअप देखता हूँ, पहले तो वो हाँ या ना होता है. अगर हाँ है तो वैल्यूएशन देखता हूँ. वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट आस्क सही लग रही है मुझे मोटा मोटी, तब उसकी काबिलियत देखता हूँ मैं. क्योंकि काबिलियत देखा और बाकी चीज़ मैच नहीं खाई तो कोई फ़ायदा ही नहीं है. तो मैं काबिलियत तीसरे नंबर पर देखता हूँ. तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ ही मेरे को लगता है शार्क टैंक में शार्क्स करते होंगे. बिकॉज उनको आधे 1 घंटे के एपिसोड में इन्वेस्टमेंट में हाँ या ना और वैल्यूएशन और ऑफर देना है. कभी आपको अगर इनवाइट आया शार्क टैंक इंडिया से? मैं बताया ना, मैंने हॉर्सेस टेबल में कर चुका हूँ. शार्क टैंक का मॉडल अलग है. शार्क टैंक ने जो शार्क्स लाए हैं वो सक्सेसफुल यूनिकॉर्न्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्योंकि उनको भी ब्रांडिंग और मार्केटिंग और एक मंच मिलता है. उन्होंने इन्वेस्टर कभी नहीं लाए. अगर वो उनको इन्वेस्टर लाना होगा तो उनको मेरे जैसा व्यक्ति जो इंस्टेंट कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन ले सके, बातचीत में अच्छा हो, हर सेक्टर को समझता हो, और पिच के तरीके को समझे, वो मेरा नंबर उसमें ज़रूर आएगा. बट चूंकि ये अच्छी सक्सेसफुल यूनिकॉर्न्स वाली कंपनीज हैं, तो इस कारण से मेरा उसमें आएगा नहीं. और वो उनका फिलॉसफी अलग है, विच इज़ वेरी गुड. सर एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछना था मुझसे. इज देयर एनीथिंग व्हिच स्कैर्स यू पर्सनली एंड प्रोफेशनली? Nothing scares me. My only fear that I have, and I've said that earlier also, मैं बहुत जल्दी ही लोगों को अपना निर्णय या अपना पक्ष ओपिनियन दे देता हूँ. कई बार मैं लोगों को गुस्से में समझाता भी हूँ कि आप जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, चलेगा नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम. मुझे एक ही भय है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद कभी ऑडियंस में से कोई खड़ा होगा, बोलेगा सर मैं आपको 2017 में मिला था और आपको मैंने ये चलते चलते वहाँ अहमदाबाद में या सूरत में या बम्बई में पिच किया था और आपने कहा था ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला आइडिया है, ये चलेगा नहीं, और मैंने आज उसको लिस्टिंग कर दिया है कंपनी में और आप गलत थे और मैं सही था. मुझे उस बात का भय बहुत सताता है. तो मैं बहुत डरता हूँ कि भाई बट मुझे खुशी होगी इफ़ आई एम प्रूव्ड रॉन्ग. बट मुझे मालूम है कि 99 में से 100 में सही होऊंगा. एक शायद आदमी मुझे प्रूव गलत करेगा और वो एक ना एक दिन ऑडियंस में मुझे खड़ा होकर ज़रूर कहेगा. बट उसको उस दिन ये नहीं मालूम है कि हज़ारों को मैंने मना किया और हज़ारों ने कुछ और किया और शायद वो भी सक्सेसफुल हुए. ये मुझे भय सताता है. अगर आप
जैसे वो एक ट्रेंड चल रहा है कि आप अपने यंगर सेल्फ से मिलते हैं, अपने 7-8 साल का महावीर जो था उससे मिलते, तो आपको क्या लगता है कि आप उसको क्या कहते और वो आपको क्या कहता? मैं अगर स्कूल के महावीर से मिलता तो मैं बोलता कि तुमने डर के कारण अपनी स्कूल की ज़िंदगी ख़राब कर दी। तुम्हें इतनी काबिलियत और क्षमता थी तुम्हारे अंदर जो तुम किसी भी भय के कारण उसको नहीं ला पाए। अगर वो लाते तो तुम एक अलग व्यक्तित्व और व्यक्ति होते और स्कूल में भी तुम्हारा होता। और मुझे लगता है वो मुझे ये कहता कि आपको जो सक्सेस मिला है स्कूल के एवरेज स्टूडेंट होने के बाद और जो आपका नाम हुआ है वो आपके सर चढ़ गया है और आपको वो उसको ज़मीन पर रखना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए कि आप भी कभी छोटे से बच्चे थे जो डरते थे और बोल नहीं पाते थे और कुछ कर नहीं पाते थे। सर, तो एक बैलेंस बना के रखिए। कभी आप सोते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वाह महावीर, क्या अच्छी लाइफ है अब अपनी? मैं रोज़ सोता हूँ तो अपनी ज़िंदगी का चैप्टर, जैसे मैंने कहा, मैं रोज़ इन्जॉय करता हूँ। मैं उस दिन का और अपनी ज़िंदगी का चैप्टर क्लोज करके सोता हूँ कि मैंने ये गलत किया, ये सही किया, गलती को मानता हूँ, सही को खुश होता हूँ और क्लोजर करता हूँ कि जो भी हुआ मैंने किया। मुझे नींद अच्छी तभी आती है जब आपके दिमाग में क्लियर हो कि यार ये गलती हो गई तो कल सुधारना है, ये बहुत अच्छा हुआ तो इसका हमको एक्शन ये कर। तो वो एक किताब में बही खाते में टोटल लगा के सोता हूँ मैं, तो वो चीज़ मैं रोज़ ही करता हूँ। उसके बिना अच्छी नींद आनी संभव भी नहीं है। कोई सवाल जवाब के साथ मैं सोता नहीं हूँ, कोई रिग्रेट और दुख के साथ भी मैं सोता नहीं हूँ। जो हो गया, गलत भी हुआ तो गलत हुआ, मैंने सही समझ के किया, अच्छी इंटेंशन से किया, देखा जाएगा जो होगा। कभी आपको, जैसे आप सुबह ऑफिस गए, आपको देखा कि नहीं आज ऑफिस को मेरी ज़रूरत है, या आपने देखा कि अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में गड़बड़ है, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने कम्प्लीटली अपना ध्यान उस साइड शिफ्ट कर दिया? करना पड़ता है। देखिए क्या होता है, क्राइसिस मैनेजमेंट तो हमारी ज़िंदगी का असूल है। कभी भी क्राइसिस होगा, कभी भी एम्प्लॉय को कुछ हो जाए, एम्प्लॉयमेंट धंधे को कुछ हो जाए, व्यापार को हो जाए, अकाउंट्स में हो जाए, कंप्लायंसेस में हो जाए, वो तो रोज़ होता है। मज़ा ही ज़िंदगी का। सी द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ इज़ द फन ऑफ लाइफ। अगर सब मुझे प्रेडिक्टेबल हो और सब कुछ कितनी बोरिंग और नीरस हो जाए ज़िंदगी, तो मैं तो रोज़ चैलेंज फेस करता हूँ, रोज़ प्रॉब्लम फेस करता हूँ, रोज़ उनका समाधान करता हूँ अपनी काबिलियत के अनुसार और जीता हूँ, कोई गम नहीं। सर, जैसे जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरा क्वेश्चन था, जैसे मेरा बहुत मन करता है कि अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि पूरा राजस्थान मेरी सुनने लग गया पूरी, तो आई विल बिकम, आपका मन नहीं हुआ कि मैं माफिया बन जाता हूँ, ज़्यादा पैसे कमा लूँगा, सब सुनते तो है ही मेरी? देखिए, मैंने पहले भी बोला मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ। माफिया बने बिना भी बहुत पैसा कमाया जा सकता है। आई थिंक पावर करप्ट्स, माफिया इज़ पावर, पॉलिटिक्स इज़ पावर, being in the bureaucracy is power, being successful businessman and having a lot of money is power. I think power जो है वो एक बड़ा पत्रकार, बड़ा जज, जो भी हो, हम जहाँ पे भी पावर में होते हैं वो एक हमको, हमारे लिए एक वो हमारे सिर चढ़ जाता है, हमारा एटीट्यूड बदल जाता है, हमारा बॉडी लैंग्वेज बदलती है, हमारी ह्यूमिलिटी ख़त्म हो जाती है। और मेरी भी होती है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं होता हूँ। बट आई थिंक भगवान इसीलिए उतार चढ़ाव देता है कि आपका दिमाग लेवल एडेड रहे। और मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने आप से और उन लोगों से भी जब मैंने हाई हेडेड होकर कोई बात करी होगी। तो मेरा ये मानना है कि पावर तो मेरे को कभी भी इच्छा नहीं होती कि हो। हाँ, मेरे को कोई नुकसान पहुँचाए या मेरी ज़िंदगी या जान माल को क्षति पहुँचे, इतना सक्षम तो हूँ मैं कि अपने हाथों से लड़ाई कर सकूँ, या अपने वो सक्षमता चाहिए, लेकिन दूसरे को नुकसान पहुँचाने की सक्षमता मैं कभी इच्छा नहीं करता। पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव टू एनी पर्सन, कि ये 3 चीज़ें हैं जो अगर कोई भी इंसान कर रहा है, वेदर इट्स अ एम्प्लॉय और अ एम्प्लॉयर, अ फाउंडर और अ हाउसवाइफ, एनीवन। पहली बात तो अपने आप को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आई थिंक यू शुड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अपनी काबिलियत, अपनी गोल्स, अपनी अचीवमेंट, अपने रिलेशनशिप, अपनी एम्प्लॉयर की तरफ, अपनी एम्प्लॉई की तरफ, अपने कस्टमर की तरफ, यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट विद इन योर सेल्फ। अगर आप खुद को गलत ऊंचा समझेंगे, नीचा समझेंगे, तो वो गलत है। पहली बात तो ईमानदारी टू योर सेल्फ। झूठ सच वो बातें अलग हैं, बट ईमानदारी विद इन योर सेल्फ टू योर सेल्फ, दैट्स वन। सेकेंडली, कभी भी अगर आपको बुरा वक्त आता है, डिफीट मिलती है, चैलेंजेस आते हैं, हर्डल्स आते हैं, they have come for a reason.
They have come to teach you and change the course of your life, which eventually will be good. This positive thought when you are facing challenges is very very important. आपकी बिजनेस में नुकसान हो गया, आपकी पार्टनरशिप ख़त्म हो गई, आपकी किसी की डेथ हो गई, आपका किसी देश से व्यापार बंद हो गया, कोई भी चीज़ पर्सनल व्यापारिक कोई भी वो आता है, दे हैव कम फॉर अ रीज़न टू मेक यू स्ट्रॉन्गर, टू मेक यू टू चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ and for the better is what thought you should never get out of mind. Always be positive despite no matter what happens. And lastly, कल का इंतज़ार मत करिए, आज वो करिए जो आप करना चाहते हैं. Don't do things because your parents wants to do, your wife or husband wants to do, or you are doing it because the society wants to do. चीज़ वही करिए जो आपको पसंद है, जिसमें आप खुश रह सकते हैं. अगर आप 100 रुपये में खुश रहते हैं तो 100 रुपये में खुश रहिए. आपको अगर करोड़ों कमाने तो उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी. बट ऑलवेज 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 लिव योर लाइफ एवरी सिंगल डे. डोंट वेट कि मैं रिटायरमेंट के बाद ये करूँगा, गर्मी में ये करूँगा और सर्दी में ये करूँगा. रोज़ आप वो करिए जो आपकी इच्छा है. यू विल ऑलवेज बी हैप्पी. थैंक यू सो मच सर. You're welcome. थैंक यू सो मच आने के लिए. सच अ प्लेजर टू बी हियर. एंड लिटरली मेरे को लग रहा है कि इट वॉज सो मच इंस्पायरिंग फॉर मी एंड फॉर द पीपल सिटिंग हेयर. सो डेफिनेटली जो भी इसको सुनेंगे उनके लिए भी काफ़ी इंस्पायरिंग होगा. यू आर इंडीड अ इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी. देखिए, ज्ञान तो बट रहा है, चारों तरफ से बट रहा है. और वो सेम ज्ञान सबके पास बट रहा है. लेकिन जिसको जो सही लगता है, जिसको जो समझ में आता है विद हर और हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस, वो उसको ग्रैस्प करता है. मैंने आधे पौने घंटे में, एक घंटे में जो भी बोला, वो उसको हर आदमी को अलग अलग चीज़ दिखती है वो, क्योंकि आप उसको अपने नज़रिए से देख रहे हो. इसलिए आई होप कि किसी की ज़िंदगी बेहतर हो. आई होप किसी की ज़िंदगी में बेटर हो. हमारा देश, हमारा प्रदेश तरक्की करे. एंड आई कैन इंस्पायर एंड इनकरेज more and more people to be successful and confident of whatever is the outcome of life. Thank you, sir. You're welcome.